नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16 फरवरी 16 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें आप लोग सेशन को। और जैसा कि हमेशा कहते हैं, करंट अफेयर की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जो आपकी पीडीएफ में मेंशन नहीं होता है, उन्हें मैं क्लास के दौरान बताती जाती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल के एग्जाम का पैटर्न भी कुछ ऐसा है कि जो आपका स्टैटिक्स पोर्शन भी पूछा जा रहा है वो करंट से रिलेट करके पूछा जा रहा है। जैसे कि कल हम लोगों ने बात किया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो है 200वीं जयंती मनाई गई, समारोह आयोजित किया जा रहा है। 12 फरवरी को उनकी 200वीं जयंती थी, तो उस उपलक्ष्य में जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, चलिए हमने करंट की बात किया, लेकिन बात करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जो कि एक समाज सुधारक, एक चिंतक थे। उन्होंने जो आधुनिक भारत में किस तरह की उनकी जो भूमिका रही थी, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, समाज सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, तो उनमें भी उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था। तो वहां पे आपको स्टैटिक्स पोर्शन को जोड़ लेना है, तो जा करके आपको जैसे ये सारी चीजें पढ़ना है। तो जब भी मैं इस तरह की बात कर रही होंगी जहां में मुझे लग रहा होगा कि हाँ, पॉलिटी का ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, हिस्ट्री का ये टॉपिक आपको उठा के देख लेना है, तो आप कोशिश कर लिया करिए, उसी को लिख लिया करिए कि हाँ, मुझे आज इनके बारे में पढ़ना है। पॉलिटी में कोई आर्टिकल चर्चा में है, गवर्नर प्रेसिडेंट चर्चा में है, तो देख लेंगे कि किस पार्ट में वो आ रहे हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत आ रहे हैं, बस उसको लिख लीजिएगा। और जब क्लास ओवर हो जाएगी तो थोड़ा सा अपना स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ लेंगे, तो इससे आपका ना सिर्फ करंट तैयार होगा, बल्कि आप एक तरीके से ओवरऑल चीजों को रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, आपका स्टैटिक्स भी तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से जब इस स्मार्टली अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम आपका बहुत ही आराम से क्रैक हो जाएगा। आपको बहुत परेशान होने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही अप्रोच आप रखिए, जो चीजें इन न्यूज है, जो चीजें चर्चा में है, उसके बारे में हर डायमेंशन से सोचिए और उसको थोड़ा सा पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपका क्लास स्टार्ट करूंगी। उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 246 यानी कि 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लाल सोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, जो कि 246 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, दिल्ली माफ करिएगा, यहाँ पे दिल्ली दौसा लाल सोट खंड, ये इतना जो कि लंबा है। कौन सा? दिल्ली सोटा लाल सोट खंड। और दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे तो इससे भी ज्यादा उसकी लंबाई है, हम अभी बात करेंगे। और इसको जो है उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इस खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ये उसी का भाग है ये। ठीक है, और हम बात करेंगे ये कहाँ से किया है, इन्होंने राजस्थान से किया। ठीक है, तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही ये खंड है, जिसको अभी हाल फिलहाल में राजस्थान से जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे जो राजस्थान का दौसा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दौसा, वहां से इन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे मीटर, ठीक है, लंबे किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लाल सोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये परियोजना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि ध्यान रखिएगा उस 1386, ठीक है, 1386 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे है। और इसी का ये खंड है, कौन सा? दिल्ली दौसा लाल सोट खंड। ठीक है, जो कि कितना किलोमीटर लंबा है? 246 किलोमीटर लंबा है। ये इसी का भाग है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, जिसको राजस्थान के दौसा से इसका उद्घाटन करने के साथ ही राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने इस अवसर पे जब ये राष्ट्र को समर्पित कर रहे थे इस खंड को, तो इसी दौरान जो इन्होंने 5940 किलोमीटर की अधिक लागत की 247 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की भी साथ में आधारशिला रखी। ठीक है, साथ ही साथ वही बात करें हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है, ये जो कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, बात करें इस एक्सप्रेसवे से, इस राजमार्ग से 6 जो है
ध्यान रखिएगा, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही साथ जो है राज्य शामिल हैं। तो कौन कौन से राज्यों से होकर के ये एक्सप्रेसवे, ये राजमार्ग जो है गुजरेगा? तो दिल्ली, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 राज्यों से, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वहां से होकर के ये गुजरेगा। वही बात करेंगे किन किन शहरों से होकर के भी गुजरेगा। तो देखिए, कोटा राजस्थान का, इंदौर मध्य प्रदेश का, जयपुर राजस्थान का, भोपाल मध्य प्रदेश का, बड़ोदरा गुजरात का, सूरत जो है गुजरात का, ऐसे जो प्रमुख बड़े शहर हैं उन सब से होकर के ये राजमार्ग उतरेगा, जो है गुजरेगा। और ध्यान रखिएगा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी आर्थिक प्रगति से लेकर के परिवहन के क्षेत्र में। ये एक क्रांतिकारी जो है भूमिका निभाएगा ये राजमार्ग। और इसके अभी एक खंड को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कौन सा? दिल्ली दौसा लालसोट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजमार्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से आपकी लंबाई जो है, इसकी इस एक्सप्रेसवे की लंबाई पूछी जा सकती है। साथ ही साथ देखिए, ये भारत का यानी कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। कितने राज्यों से होकर के गुजर रहा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर है ये, फिर भी तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये 6 राज्यों से होकर के गुजर रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। और इसी के साथ साथ आप मुझे बताइए कि सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य कौन सा, सबसे ज्यादा किस राज्य में एक्सप्रेसवे है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया हुआ है, फिर से चर्चा करें क्योंकि इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए, कई बार जो है मैंने इस बारे में आपसे बात किया है कि 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो प्रशांत जो है महासागर का द्वीपीय देश कौन सा है? फिजी के नाडी में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। कई बार मैंने आप लोग को बताया है ये बात, ठीक है। 12वां संस्करण है, इसका आयोजन स्टार्ट हो चुका है, जिस कारण से इसे हम फिर से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत सरकार का जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, वो 15 से लेकर के 17 फरवरी, यानी कि ध्यान रखिएगा, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन 15 तारीख से शुरू हो चुका है, 15 फरवरी से, और ये चलेगा कब तक? 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। कहां पे दोस्तों? फिजी के नाडी में, ध्यान रखिएगा, फिजी के नाडी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के विषय के बारे में बात किया जाए तो जो मुख्य विषय है इस सम्मेलन का, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ठीक है। तो ये इसका विषय है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ देखा जाए, ये जो इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है, क्योंकि इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, तो जो विदेश मंत्रालय के प्रमुख हैं, यानी कि जो हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, और साथ ही साथ देखा जाए जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितविन राबुका, उनके द्वारा जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। फिजी के राष्ट्रपति, यहाँ पे प्रधानमंत्री का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सम्मेलन में देखा जाए तो बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि जो है वो भाग ले रहे हैं, जिसमें से 50 देशों के प्रतिनिधि के भाग लिया जा रहा है। और यहाँ पे जो है इसकी जो मेजबानी पहली बार फिजी के द्वारा की जा रही है। तो पहली बार जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी फिजी के द्वारा किया जा रहा है, इसके पहले इसने नहीं किया था। कारण क्या है? क्योंकि फिजी में बहुत सारे जो जनसंख्या है वो भारतीय समुदाय की है, ठीक है। इसलिए से एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय फिजी में रहते हैं, जिस कारण से विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है इस साल जो है फिजी में आयोजन किया जा रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन का। उद्देश्य यही होता है कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा वैश्विक जो है भाषा के रूप में लोग स्वीकार करें, लोकप्रिय बनाएं। इस कारण से विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें फिजी में जो जनसंख्या, उसमें 37% यानी कि 37% जो है वो कितनी है? वो भारतीय मूल की आबादी है, ठीक है। तो इतनी बड़ी आबादी जो है वहां पे रहती है जो कि भारतीय मूल की है। और यहाँ पे देखिए फिजी की 3 आधिकारिक भाषा है। एक भाषा की बात करें तो इंग्लिश है, दूसरी देखिए फिजियन है, और तीसरी जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों वो हिंदी है। तो जिस कारण से यहाँ पे निर्णय लिया गया इस प्रशांतीय द्वीपीय देश में क्या मनाने का? विश्व हिंदी सम्मेलन मनाने का। और ध्यान रखिएगा ये इस साल का 12वां संस्करण है, ठीक है।
अगर हम बात करें जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था वो 1975 में मनाया गया था दोस्तों। तो क्या उद्देश्य होता है इस सम्मेलन को मनाए जाने का? तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो हिंदी को एक तरीके से वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाना और साथ ही साथ इसे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंच हो। ठीक है, इस कारण से जो है इस दिवस को मनाया जाता है। और पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस मनाया गया था वो 1975 में मनाया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर में। स्टार्ट कर लीजिएगा, नागपुर में मनाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें चूंकि इस साल 12वां संस्करण मनाया गया है तो 11वां संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था 15 से 20 अगस्त के बीच में। और ये पोर्ट लुइस जो कि कैपिटल है किसकी? मॉरिशस की। तो मॉरिशस के कैपिटल पोर्ट लुइस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 2018 में। तो चूंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है जिस कारण से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके साथ। आपके लिए बात करते हैं फिजी। फिजी देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एक मैप दिख रहा है और ये देखिए ये पैसिफिक रीजन है। ठीक है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे द्वीपीय देश, बहुत सारे जो है द्वीपीय देश हैं जिसमें से आपको दिखाई देगा कौन? यहाँ पे फिजी। ठीक है, इसके देखिए टोंगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है फिजी जिसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? सुवा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? फिजियन डॉलर है। प्रधानमंत्री के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया, सितविनी राबुका यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये पैसिफिक रीजन में स्थित ये द्वीपीय देश है छोटा सा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यहाँ पे एरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत पहले बात किया था जब हमने देखा कि जो 14वां संस्करण है एरो एशिया का शो का, उसका उद्घाटन के उसकी जो है शुरू कर दी गई थी इसकी तैयारी जब इसको आयोजित करने की। तो ये देखा जब हम लोगों ने पहले देखा था, ये जो बेंगलुरु में इसका आयोजन किए जाने की बात की थी और हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा किया था। अब इसका जो है ये शो जो है ये स्टार्ट हो चुका है जिसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है आयोजित किया जा रहा है। 13 तारीख से ये जो है शो शुरू हुआ है। कौन सा? ये ध्यान रखिएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा एरो जो है शो है, एरो इंडिया शो। ये एशिया का सबसे बड़ा जो है एग्जीबिशन प्रदर्शनी मानी जाती है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। 2023 में जो इसका संस्करण हो रहा है वो 14वां संस्करण हो रहा है। कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 5 दिनों तक ये शो चलेगा, यानी कि 18 तारीख तक इस शो का आयोजन किया जाएगा। और इस साल विषय की बात करें, थीम क्या थी? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये इसकी थीम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस शो का जो आयोजन किया जा रहा है किस विभाग के द्वारा? तो ये भारतीय रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ये 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक चलेगा बेंगलुरु में। और ये बेंगलुरु में एक वायुसेना स्टेशन है कर्नाटक के। कहाँ पे? एलहंका वायुसेना स्टेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। वहीं पे जो है 14वां संस्करण हुआ है किसका? एरो इंडिया शो का 14वां संस्करण हुआ है। ठीक है, इस शो की बात किया जाए, इस प्रदर्शनी में देखिए क्या क्या प्रदर्शित किया गया है। एक तो डिफेंस से रिलेटेड सारी चीजें होंगी और एरो इंडिया यानी कि जितने भी हमारे विमानों से संबंधित जो तकनीकी नई नई इजाद हुई है, नए नए जो हमारे डिफेंस सेक्टर्स में नई नई चीजें जुड़ी हैं, उन सब की प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। तो जितने भी जो स्वदेशी रक्षा उपकरण है, जो प्रौद्योगिकी है, जो लड़ाकू विमान है, उन सब का प्रदर्शन किया जाएगा इस शो में। ठीक है, इस शो की बात करें तो इसमें 98 जो है विदेशी देश वो भाग ले रहे हैं। बेसिकली इस शो का जो उद्देश्य क्या है, जितने भी जो एक तरीके से इंडिजिनियसली जो डेवलप किए हुए जो उपकरण होते हैं, जो हथियार होते हैं, जो विमान होते हैं, ठीक है, उनका क्या करना? देशी उत्पादन और हवाई आयोजन तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना, तो उनका एक तरीके से प्रदर्शन करना। ठीक है, हवाई आयोजन और जो विदेशी निवेश है, साथ ही साथ विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना क्या है, ये इस एरो इंडिया शो का उद्देश्य है आयोजित किए जाने का। ठीक है, तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाता है और इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम है। ठीक है, और ये स्टेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एलहंका वायुसेना स्टेशन जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु में ये स्थित है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जितनी भी चीजें बता रही हूँ, जहां पे पॉइंट रहता है, जहां पे लगता है कि फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, उस चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ।
अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो HAL के द्वारा जो है पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 जो दिया गया है वो मॉरिशस को दिया गया। देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मॉरिशस के बारे में बात किया ना, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था 2018 में, और यहाँ पे मॉरिशस को ही देखा जाए जो HAL ने जो बनाया है पहला हल्का उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 उसको अभी सौंपा है उस देश को। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ध्यान रखिएगा जो डील हुई थी उस डील के में समय से पहले ही जो है ये हेलीकॉप्टर उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर जो है ये सौंपा गया है मॉरिशस सरकार को समय से पहले ही। तो पहला जो है एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर सौंपा गया है। यही बात करें, ये जो हेलीकॉप्टर है जिसकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं ये बहुत ही अत्याधुनिक उपकरणों से लेस है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है और एक तरीके से ये जो हेलीकॉप्टर है वो मॉरिशस की पुलिस की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, इसकी बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, हल्का जो ये उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है ये जो है मैक 3, ये देखिएगा ये जो है 5.5 टन श्रेणी में एक बहुभूमिका बहुत सारी भूमिका निभाने वाला है। कई सारे मिशनों में ये जो है अपना नेतृत्व कर सकता है और ये बहुमुखी ठीक है हेलीकॉप्टर है, तो इसके बारे में देखिएगा। और साथ ही साथ देखा जाए ये जो आपूर्ति हुई है HAL के द्वारा मॉरिशस को, ये एक तरीके से दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों के साथ ये जो आपूर्ति है वो मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों के साथ रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की दृष्टि के अनुरूप भी है। ठीक है, HAL की बात करें तो इसने जो है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो मॉरिशस पुलिस बल के साथ एक HAL MK3 के लिए जनवरी में ठीक है मॉरिशस गणराज्य सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। तो जनवरी में जो है HAL ने वहां की जो पुलिस है मॉरिशस पुलिस उसके बीच में जो है एक MAU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, किसके एक तरीके से अनुबंध हस्ताक्षर किया गया था कि जो वहां की पुलिस है जो मॉरिशस की वो क्या करेगी, HAL से हेलीकॉप्टर लेगी और जो भी समय निर्धारित किया गया था समय से पहले HAL ने एक हल्का उन्नत हेलीकॉप्टर ठीक है वो क्या किया है, सौंपा है मॉरिशस को। ठीक है, आइए मॉरिशस के बारे में बात कर ले। देखिए ये हिंद महासागर में स्थित ये छोटा सा द्वीपीय देश है मॉरिशस, आप देख रहे हैं ये देखिए मेडागास्कर है और मेडागास्कर के वेस्ट में आपको मॉरिशस दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा ये मॉरिशस कहाँ पे दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित है, इंडियन ओशन में। राजधानी की देखिए बात करें पोर्ट लुइस है और यहाँ की जो मुद्रा है वो मॉरिशियाई रुपया जो है वो यहाँ की मुद्रा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो देखिए अभी हाल ही में जारी किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, इसमें कौन सा देश जो है वो शीर्ष पे रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं आपके सामने है। जब भी अगर आप लोग को आंसर पता हो तो कोशिश क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नहीं आंसर पता है तो भी मैं चिल्लाती रहती हूँ कि भाई ध्यान से सेशन को देखो। और अच्छा ये बताइए आप सभी लोग कितने लोग टेस्ट जो है वो लोग दे रहे हैं, और जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो बताएं मुझे आप लोग का स्कोर कैसा आ रहा है, कहाँ पे आपकी जो है चीजें वीक हो रही हैं, कहाँ पे आपकी जो है मार्क अच्छे नहीं गेन हुआ। सेगमेंट वाइज देखिए कि किस सब्जेक्ट में कहाँ पे आपकी चीजें वीक हैं। तो पहली बात तो मुझे ये बताइए कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं, और जो लोग टेस्ट दे रहे हैं थोड़ा सा वो मुझे अपना स्कोर वगैरह भी शेयर करें, मैं देखना चाहूंगी अगर आप बताना चाहेंगे तो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। देखिए जिसमें जो है सबसे जो दुनिया का खुशहाल देश है वो है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है लगातार जो है दुनिया के खुशहाल देशों में से एक देखा जा रहा है फिनलैंड। और ये एक नेटवर्क है, एक एजेंसी जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसी के द्वारा जो है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2022 साल प्रकाशित किया गया है और ये इस साल जो है 10वां संस्करण है इस रिपोर्ट का। ठीक है, और इस साल भी देखा जाए जो फिनलैंड है वो लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है वो नामित हुआ है। तो लगातार जो है फिनलैंड 5वें वर्ष भी दुनिया का सबसे खुशहाल जो है देश रहा है। वही बात करें भारत की तो सूचकांक में भारत जो पिछले की तुलना में तो अच्छी स्थिति में था। ठीक है, यानी कि पहले देखा जाए उसकी 139 रैंक थी, लेकिन इस साल क्या हो गए 136वें स्थान पे
तो 3 स्थान का जो है इसने क्या किया, इंप्रूव किया अपना स्थान, और 136वें स्थान पे। बहुत अच्छी रैंक नहीं है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इस सूचकांक में सिर्फ 146 कंट्री को शामिल किया गया था। मात्र 10 ही देश ऐसे हैं जो भारत से दुखी हैं। बाकी देखा जाए सारे देश जो है, भारत की स्थिति ये है, तो क्या दुखी क्या होना, एक तरीके से हम भी सबसे ज्यादा दुनिया के दुखी देशों में से हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे आखिरी पायदान पे कौन सा देश है, तो देखा जाए यहाँ पे अफगानिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे नाखुश देश माना गया, बहुत ही दुखी देश है, और ये इस सूची में जो कि 146वें स्थान पे। ठीक है, बेसिकली 150 देशों को शामिल किया जाता है इस इंडेक्स में, लेकिन इस साल जो है 146 कंट्री को शामिल किया गया है। और सबसे अंतिम पायदान पे कौन है दोस्तों, अफगानिस्तान है। बात करें पड़ोसी देश के बारे में भारत की, तो देखिए नेपाल भी हमसे खुश है, ठीक है, 84 जो है प्लेस पे। बांग्लादेश भी हमसे खुश है 94, और सबसे अच्छी बात तो है पाकिस्तान भी हमसे बहुत ज्यादा खुश है भाई, वो तो 121वें स्थान पे है। और श्रीलंका देखा जाए जहां पे अभी आपातकालीन स्थिति बनी हुई थी, भारत जिसको लगातार सपोर्ट कर रहा है हर तरह से, वो भी हमसे खुश है 127 पे। तो आप कितनी बायसेस इस रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है कि मतलब सारे हमसे खुश हैं और हमें इस पूरे क्षेत्र में सबसे दुखी देश है। ठीक है, इसकी बात करें इस सूचकांक की, तो ये जो है, ये जो इंडेक्स है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, हर साल इसको जारी किया जाता है। वैसे तो इसमें जो है 150 से अधिक देशों को शामिल किया जाता है, लेकिन इस साल 146 कंट्री को शामिल किया गया था। और इसकी बात करें, इसका जो मुख्य स्रोत के रूप में कार्य किया है किसने, तो ये गैलप वर्ल्ड पोल ने जो है इस अध्ययन के लिए मुख्य स्रोत के रूप में कार्य किया। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए वो कौन सा देश है जिसने दुनिया को जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने के लिए प्रेरित किया, यानी कि खुशी को भी अपने जीवन का एक जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया, और लोगों को प्रेरित किया, उन संस्थाओं को प्रेरित किया कि हमें एक ऐसा रिपोर्ट जारी करना चाहिए जो हमारी खुशहाली को मापता हो कि हम कितने खुश हैं। ये रिपोर्ट जारी करने की प्रेरणा किस देश के द्वारा दिया गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान, ये मंदिर का नाम है, और ये श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान किस राज्य में स्थित है। देखिए अब यहीं से आपका, चूंकि चर्चा में तो करंट आ गया, आप बता देंगे कहाँ है, अब यहां से आप उठाएंगे स्टैटिक्स क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का। और यहाँ पे देखिए जो चर्चा में रहा है श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान, ये देखिए गोवा में स्थित ये मंदिर है जिसका अभी जीर्णोद्धार कराया गया है, और इसकी काफी प्रशंसा की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये देख सकते हैं स्क्रीन पे इसकी तस्वीर है श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान की, जिसका हाल फिलहाल में जीर्णोद्धार कार्य किया गया, और इस जीर्णोद्धार कार्य की जो प्रशंसा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, जिस कारण से ये चर्चा में आ गया है। ये कहाँ पे है, तो गोवा का एक स्थान है नरवे बिचुलिम में ये जो है मंदिर स्थित है। और इस मंदिर को जो बनाया गया था दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में कुछ वंश था, जैसे कदम वंश के शासक के जो थे उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से बात करें सप्तकोटेश्वर जो थे ये भगवान थे उस समय कदम्ब वंश के राजाओं के। ठीक है, तो यही मंदिर उस समय बना था, और कहा जाता है कि इस समय में जो है सिक्कों में राजा जयकेशी के साथ साथ देवता का भी नाम उल्लेख होता था। ठीक है, आगे चल करके ये थोड़ा सा इसकी स्थिति खराब हो गई थी इस मंदिर की, लेकिन जब जो है सप्तकोटेश्वर स्थान को जब विजयनगर शासन के दौरान क्या किया, जब इस क्षेत्र में विजयनगर की स्थापना हुई, ठीक है, तो वहां पे जो इस मंदिर को पुनः क्या किया गया, पुनर्निर्माण किया गया इस मंदिर का। ठीक है, आगे जाकर के जब पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे जो 1540 में, ठीक है, जब यहाँ पे 1540 में एक बार फिर से जो वहां पे लिंग स्थान था उस मंदिर में, उसको क्या किया गया, हटा दिया गया पुर्तगालियों के समय में। फिर आगे चल करके यहाँ पे 1664 की बात करें, जब मराठा शासन आया, मराठा जो उत्कर्ष हो रहा था, तो उस समय जो मराठा राजा थे शिवाजी, उन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र में जब विजय प्राप्त किया, तो 4 साल के बाद 1668 में नरवे का जो ये सप्तकोटेश्वर मंदिर है उसके जीर्णोद्धार को और साथ ही साथ लिंग को उचित स्थान पर स्थापित करने का भी आदेश दिया, जिसको हटा दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो शिवाजी ने क्या किया कि छत्रपति शिवाजी ने आदेश दिया कि भाई जो चीज इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, और जो लिंग हटा दिया गया है उसको क्या करें, उसको अपने स्थान पे जो है उचित स्थान पे रखा जाए। ठीक है, इसी तरीके से आगे चल करके फिर जो है मंदिर
लगभग थोड़ा सा टूट फूट सी गई थी, लेकिन पुनः जो है जब ये मराठा के बाद लगभग 330 वर्षों के बाद पुनः इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया, ठीक है, 2018 में। और इसका जीर्णोद्धार कार्य अब इस वर्ष पूरा हुआ है, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, जिस कारण से ये चर्चा था। और ये एक तरीके से ये मंदिर अपने आप में काफी ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये देखिए, ये दोस्तों आपके लिए क्या करंट तो है ही है, साथ ही साथ आपके लिए स्टैटिक्स पोर्शन है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कदम वंश की चर्चा होगी तो देखिए कदम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे कदम वंश थे 500 के लगभग आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे चोलों के उत्कर्ष के पहले देखिए चोलों का जो साम्राज्य समाप्त होता है और उसके पुनः उत्कर्ष 850 में विजयालय के द्वारा जब पुनः चोलों का उत्कर्ष जो है प्रारंभ होता है, तो उसके पहले से ध्यान रखिएगा ये क्षेत्र जो था, यहाँ पे कई सारे वंश आए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कदम वंश। तो कदम वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास तरकश कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए ये अभ्यास है, अभ्यास तरकश, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया है। ये एक आतंकवादी विरोधी अभ्यास है, जिसका आयोजन जो किया गया कहाँ, चेन्नई में किया गया, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया है। ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला ये संयुक्त अभ्यास है। ध्यान रखिएगा, ये अभ्यास की शुरुआत की गई थी 16 जनवरी से और ये 14 फरवरी को समाप्त हुआ है। और ये छठा संस्करण था दोस्तों, जिसका आयोजन किया गया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित किया गया, ठीक है, माफ करिए, ठीक है। तो छठा ये संस्करण था, ठीक है, अभ्यास तरकश। तो पूछा जा सकता है अभ्यास तरकश किसके किसके बीच में है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में छठवां संस्करण आयोजित किया गया चेन्नई में। और ये एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जो है वो भाग लिया। और इसमें इस बार पहली बार हुआ है कि इस अभ्यास में देखा जाए जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है तरकश, इसमें ध्यान रखिएगा रासायनिक जो हमले, रासायनिक, जैव, रेडियोलॉजी और परमाणु प्रतिक्रिया को भी शामिल किया गया है। अभ्यास का बेसिकली उद्देश्य देखिए क्या है, एक तो जो आतंकवादी हमले होते हैं, जो आतंकवादी रासायनिक हमले होते हैं, जो जैविक हमले होते हैं, उन हमलों को रोकना, ठीक है। तो रासायनिक और जैविक हमलों को रोकना, जो बंधक बना लिए गए हैं आतंकवादियों के द्वारा उनको छुड़वाना, और साथ ही साथ जो रासायनिक हथियार होते हैं उन हथियारों को क्या करना, निष्क्रिय करने के लिए उचित प्रतिक्रिया के बारे में, त्वरित प्रतिक्रिया के बारे में सीखना, यही इस अभ्यास तरकश का उद्देश्य था। तो ठीक है, अभ्यास तरकश भारत अमेरिका के बीच में छठा संस्करण आयोजित किया गया, चेन्नई में किया गया, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने इस पे भाग लिया। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में कुछ अन्य भी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे देख लीजिए। देखिए भारत और अमेरिका के बीच में जैसे कोप इंडिया जो कि वायुसेना के साथ होता है, तो कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार एक विशेष अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास जो कि थल सेना अभ्यास है, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। और देखिए मालाबार अभ्यास है, इसमें 4 देश, ठीक है, क्वाड जो नेशन थे हम लोगों ने बात किया था, तो यहाँ पे भारत अमेरिका के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें भाग लेते हैं। सी कैट अभ्यास जो कि एक नौसेना अभ्यास है और भारत अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, ठीक है, युद्ध अभ्यास है, जिनका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। तो ये लिस्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा ये किससे नहीं, किस देश के बने हैं और ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और ये बांग्लादेश के जो है नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए ये देखिए, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये पूर्व वहां के न्यायाधीश थे, साथ ही साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू, और ये बांग्लादेश के, ध्यान रखिएगा, 22वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ये एक राजपत्र जारी किया गया, उस राजपत्र में बताया गया कि बांग्लादेश के जो अगले राष्ट्रपति होंगे वो मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे, और ये राज्यपत्र जारी किया गया जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है।
बात करें यहाँ पे तो ये किसके स्थान लेंगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो ये जो है चुनाव आयोग ने जो राजपत्र जारी किया उसमें बताया गया है कि ये मोहम्मद जो आगे अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं क्या अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। ठीक है, अब्दुल हामिद देखिए बांग्लादेश के बहुत लंबे समय से प्रधान राष्ट्रपति रहे हैं। इस साल यानी कि 23 अप्रैल को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और जो बांग्लादेश का दोस्तों जो संविधान है उस संविधान के अनुसार देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और अब्दुल हामिद देखा जाए लगातार जो है वो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति थे। अब तीसरे कार्यकाल के लिए उनको जो है संविधान के अनुसार वो राष्ट्रपति नहीं हो सकते थे। तो तीसरे यहाँ पे कौन नए राष्ट्रपति बन रहे हैं बांग्लादेश के, वो बन रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। और ये 22वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। चलिए आइए कुछ देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो रहे हैं, जो हाल फिलहाल में कुछ देश के राष्ट्रपति चर्चा में रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भारत से जुड़े थे। सबसे पहले बात करें मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ध्यान रखिएगा मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी, वो इस साल गणतंत्र दिवस, ठीक है, 26 जनवरी जो था 2023 का 64वां गणतंत्र दिवस था। और 64वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन से, मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे COP27 का आयोजन किया गया था, तो इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मिस्र। वहीं बात करें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष है जिनका नाम है पेट्रो पावेलचेक। पेट्रो पावेलचेक जो है वो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ब्राजील भी देखिए चर्चा में रहा। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने नए, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। ठीक है, वही बात करें पाकिस्तान के अभी जो पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, अभी उनका दुबई में जो है क्या हो गया था दोस्तों, निधन हो गया। तो परवेज मुशर्रफ ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। कुछ अन्य भी राष्ट्रपति देख लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया था कुछ ही दिन 2 दिन पहले कि दक्षिण अफ्रीका में बिजली संकट के दौरान वहां के जो राष्ट्रपति उन्होंने आपात की स्थिति घोषित की है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के भी चर्चा में आ गए। राष्ट्रपति क्या नाम है, सिरिल रामाफोसा। वही बात करें श्रीलंका, श्रीलंका लगातार चर्चा में बना हुआ है और वहां के जो राष्ट्रपति है वो रानिल विक्रमासिंघे हैं। इराक के देखिए राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, अब्दुल लतीफ रशीद है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रो। और तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए वहां पे अभी अर्थक्वेक आया है तुर्की सीरिया में, तुर्की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुर्की के जो राष्ट्रपति है वो है रजब तैयब एर्दोगन। तो ये कुछ कंट्री है जो लगातार चर्चा में रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ये इंडिया से कनेक्ट रही कंट्री, जिस कारण से ये आपके सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा। जो चर्चा में रहा उन्हीं राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार प्राप्त समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है आगरा में किया गया, क्योंकि यूपी स्पेशल भी हो जाएगा। आगरा उत्तर प्रदेश का शहर है और ये देखा जाए वहां के जो महिला बाल विकास मंत्रालय ने जो G20 अधिकार प्राप्त समूह की जो पहली बैठक आयोजित की गई है वो आगरा में आयोजित की है। ठीक है, ये 2 दिनों तक का बैठक चला था और ये द्विदिवसीय बैठक का विषय की बात किया जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, डिजिटल कौशल संवर्धन की भूमिका और भावी कौशल, ये इसका विषय था। ठीक है, यहाँ पे बात करें इस बैठक के दौरान जो आगामी बैठकें होने वाली हैं उस आगामी बैठकों में महिलाओं का जो भविष्य है, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाओं का भविष्य है उसको लेकर के जो है आगामी बैठक में कौन सी चीजें चर्चा करनी है, इस सब की जो है रूपरेखा तय की गई इस बैठक के दौरान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार प्राप्त समूह की पहली बैठक आगरा में हुआ था। थीम आप ध्यान रखिएगा, जो विषय था वो इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। देखिए बहुत बड़ी फेरबदल इन्होंने किया है, बहुत सारे जो है राज्यपालों की नई नियुक्ति किया है, कई लोगों को क्या क्या दूसरे जो है राज्यों में उनका फेरबदल किया है। और ये देखा जाए कितना दोस्तों, तो 13, ठीक है, 13 नए जो है राज्यपालों की नियुक्ति की गई है।
और अब बात कर ले इसके बारे में, तो ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में देखा जाए बहुत बड़े उलटफेर करा है, और इसी के साथ साथ इन्होंने 13 राज्यों के राज्यपाल और जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का इन्होंने फेरबदल किया है। क्योंकि यहाँ पे जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफा पत्र दिया था, ठीक है, किसको, राज्यपाल, वहां पे राष्ट्रपति जी को, क्या नाम था वहां के, भगत सिंह कोश्यारी, उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया, और उनका जो है इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल बने हैं वो रमेश बैस बन गया, ठीक है। इसके अलावा वहां के जो लद्दाख के भी जो वहां पे जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया था, भी इस्तीफा दिया था, उनके भी इस्तीफे को मंजूरी कर दी गई है। एलजी वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या नाम था, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आपके सामने लिस्ट भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। उसके पहले ये देख लेते हैं कि देखिए हमारे संविधान में सबसे पहले राज्यपाल के बारे में कहाँ बात की गई है। देखिए राज्य के बारे में जो बात किया गया वो भाग 5 में बात किया गया, ठीक है, संघ, फिर राज्य भाग 6 में, ठीक है, भाग 6। और भाग 6 में अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद जो है, आर्टिकल की बात किया जाए तो 153 से लेकर के 163 राज्यपाल के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नियुक्ति की बात की गई है राज्यपाल की, तो वो बात किया गया है अनुच्छेद 155 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत के संविधान के भाग 6 में, ठीक है, अनुच्छेद कितना, 153 से लेकर के 163 ये गवर्नर से संबंधित है। और गवर्नर की नियुक्ति के बारे में जिस अनुच्छेद में बात किया गया है वो 155 में किया गया है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार देखा जाए तो जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। इनके पद की अवधि देखा जाए दोस्तों तो वैसे इनके पद की अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये उस राज्य के गवर्नर रहेंगे। यानी कि कार्यकाल पूरा होने के पहले भी राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, ठीक है, या फिर उसको दूसरे राज्य में लगा सकता है, उसका ट्रांसफर कर सकता है, या फिर एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो उसके पूरा तरीके से देखा जाए ये पूरी तरीके से इच्छानुसार हो रहा है किसके, राष्ट्रपति के, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद आप देखिए यहीं से आपका स्टैटिक्स पोर्शन जुड़ जाता है। क्या करेंगे अब आप पॉलिटी खोलेंगे, वहां पे आप खोलेंगे पार्ट 6 और बात करेंगे आर्टिकल की। तो गवर्नर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहां से आपका गवर्नर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाना, और ये आपका स्टैटिक्स तैयार हो जाएगा। ये देख लीजिए आपके सामने लिस्ट है, ठीक है, ये 13 राज्यों के जो राज्यपाल जो नए बने हैं, जिसमें से पहली बात करें अरुणाचल प्रदेश के कौन बने, केवल त्रिविक्रम परनाई, सिक्किम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, झारखंड सीपी राधाकृष्ण, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला, असम के जो है गुलाब चंद कटियारी, आंध्र प्रदेश के SW नजीर, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंद्र, मणिपुर के अनुसुईया उकेई, ठीक है, नागालैंड के अल गणेशन, मेघालय, ठीक है, फागू चौहान, बिहार राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, रमेश बैस महाराष्ट्र के। वही बात करें अंतिम लद्दाख के तो BD मिश्रा, ठीक है। तो ये देख लीजिए सूची है जो अभी हाल फिलहाल में नए राज्यपालों की है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2023 मनाया गया। कब मनाया गया, 13 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है। ये जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है और इस साल फरवरी में दूसरा सोमवार 13 फरवरी को था। G20 फेस्टिवल का आयोजन, G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ठीक है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। वही देखा जाए वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्कियों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है, कितनी, 1.78 अरब डॉलर की, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट है कि भारत के एथलीट जिन्होंने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट इवेंट में 19.49 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड जीता है, कौन, तजिंदर पाल सिंह, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा
करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। जो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए लोगों को, और जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसका आंसर साथ में करते हुए चलिए। और हाँ, करंट के साथ जो मैं बोल रही हूँ कि स्टैटिक्स क्वेश्चन क्या क्या देखना है उसको साथ में देखते हुए चलिए, आपका करंट के साथ साथ स्टैटिक्स भी तैयार हो जाएगा। चलिए, बाकी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।